हाय एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम लोग एक क्यूरियस माइंड के साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या सीखा है अभी तक, और मे बी इससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए जो कि इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू लेके आए। एंड लेट्स बिगिन। हमारे साथ हैं उत्कर्ष भाटिया। हाय उत्कर्ष। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है आपको अभी, कैसा फील कर रहे हैं? बस जैसा कल कर रहा था वैसे ही आज। अच्छा, बढ़िया, मज़ेदार। व्यू बहुत अच्छा है और सामने मैं वो जगह देख पा रहा हूँ जहाँ से हम लोग पढ़ाई करके पढ़ाई करी है, जहाँ से हाँ, 14-15 साल बीते हैं। और सबसे अच्छी बात, सामने सूरज देवता है। अरे वाह, इससे अच्छा कुछ नहीं। तो उत्कर्ष अपनी थिएटर जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपको मैंने देखा है आप टेलीविज़न पे आ चुके हैं, आपने बच्चों को कहानियाँ सुनाई हैं, और अभी आपने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसका नाम दादी जी का चश्मा है। और मैंने देखा है कि आपकी आवाज़ की मॉड्यूलेशन काफ़ी पहले से आपने इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो इसे अपनी थिएटर जर्नी से कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा बताइए कि मतलब जब आपने शुरू किया था तो क्या क्या मुश्किलें आई थी, अगर कोई मुश्किल थी, और मतलब क्या जो इंसान थिएटर की लाइन में जाना चाहता है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एज एन आर्टिस्ट। ओके, सबसे पहले तो थिएटर के बारे में अगर थोड़ा सा जिस्ट जान लें तो थिएटर ना अमेलगमेशन है एक बहुत सारी आर्ट्स का जी। जिसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, डांस भी आ जाता है, एक्टिंग आती है, डायरेक्शन आता है, लाइटिंग आती है, सेट डिज़ाइन आता है। बहुत सारी फील्ड्स थिएटर के अंदर ही खुलती हैं। ज़्यादातर पर्सपेक्टिव ये रहता है, और मेरा भी पर्सपेक्टिव यही था कि मैं एक्टिंग सीखने पहले कि फिल्मों में एक्टिंग करनी है तो मैं थिएटर करके जाऊं, जस्ट बिकॉज एक वो ब्रांड बना हुआ है कि थिएटर के एक्टर बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। हाँ, तो कि जो कि बात सच है, अगर आप थिएटर से सीख करके जाते हो तो एक सेंस ऑफ एक समझ बन जाती है कहानियों को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के। एंड डेफिनेटली मुश्किलें आई क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उतना एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का, और ख़ास करके मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, और दूर दूर तक कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जानने के लिए कि कोई जो थिएटर में हो पर्टिकुलरली। तो प्रॉब्लम यहाँ आई खोजने में जी। तो मेरी एक ही आस थी सिर्फ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी तरह से घुस जाऊँ और मुझे वहाँ थिएटर, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था कि वहाँ थिएटर सबसे अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, तो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ DU में जाने का ये था कि मैं थिएटर कर सकूँ। मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब एक्चुअली नहीं था। हाँ, फिर चीज़ें बदली, मेरा विद टाइम पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अच्छा। तो थिएटर ये मुझे लगता है कि हर एक इंसान को करना चाहिए, और इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। अच्छा। एक लेवल पे, स्कूल लेवल पे। अच्छा। क्योंकि इसने जो दिया है ना, मैं उसको कभी वापस चुका नहीं पाऊंगा। अच्छा, स्टेज फ्राइट और वो सारी चीज़ें, उसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे बहुत कुछ। जैसे क्या होता है, आपको ना एक समझ मिलती है जो कि आपको किताबें पढ़ के नहीं मिलती। जो थिएटर ना आपको अच्छा। बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें समझाता है करके। आप रोज़ इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका ग्रुप होता है, आप कहानियाँ पढ़ते हो, आप उसमें लोगों के रिएक्शंस देखते हो, बिहेवियर देखते हो। हाँ, फिर आप जब उसको इनैक्ट करते हो, आप एक कैरेक्टर बनाते हो। ऐसी 3600 चीज़ें हैं। आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है थिएटर में, तो इतनी चीज़ों से आपको वो एक्सपोजर दे देता है। तो आपको ऑल टुगेदर इसको आर्टिकुलेट करना है, ऑब्जेक्टिवली एक चीज़ को बताना है कि यहाँ इंप्रूवमेंट, ऑल टुगेदर आपके पूरे व्यक्तित्व में, पूरी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास करके अगर जैसे बोलते हैं ना कि अगर थोड़े टाइम के लिए करना है तो स्ट्रीट थिएटर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, हर किसी को करना चाहिए। स्ट्रीट थिएटर मतलब जो नुक्कड़ नाटक हो गया। नाटक। अच्छा, काफ़ी अच्छा है ये। मतलब मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा है। जैसे जो आप पहले एक्टिंग करते थे, आपने काफ़ी सीरियसली लिया है चीज़ों को। जब भी आप एक्टिंग करने जाते हैं, एक टेक से पहले मैंने आपको पर्सनली बदलते हुए देखा है। मैं आपका एक प्ले देखने आया था दिल्ली में, तो उस वक्त हुआ ये कि मैं आपसे बैक स्टेज मिलने आया था, शायद आपको याद होगा। तो उस वक्त मुझे एक तरीके से एक दूसरा कैरेक्टर लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उत्कर्ष से बात कर रहा हूँ।
और एक ऐसा ऑरा जनरेट हो गया था कि जब मैंने आपसे बात करना शुरू की तो मुझे एक सेंस आया कि मैंने किसी और से हाथ मिलाया उस वक्त, which is actually a very good thing and it's very hard to achieve. हाँ, it I is the guess. part of the job. Yes, it is Okay. the part. And hard नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर आप समझ जाओ. हाँ. मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ कि उसको किस तरीके से समझे. तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जोन थोड़ा सा टच कर पाते हैं, कभी नहीं होता. तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं प्रोसेस के बारे में, हम ये करते हैं, हम कमरे में बंद होते हैं, ऐसा इतना नहीं तामझाम होता. बकवास भी बहुत करी जाती है. लेकिन ये होता है कि पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूँ कि परफॉर्मेंस से जो पहले का टाइम होता है ना जी, जैसे एग्जाम से पहले जो रिवीजन आप करके जाते हो जी, वो पूरे साल की मेहनत का जो रिजल्ट है वो डिसाइड कर लेती है, वो वही करता है. तो परफॉर्मेंस से पहले जो आपका माइंडसेट है ना वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर परफॉर्मेंस अच्छी देनी है. जैसे अगर कैमरे में कर रहे हो तो शॉट से पहले जो आपका पूरा एक जोन है वो ज़रूर चाहिए. हर किसी का देखो अपना अपना है, कई लोग एकदम से क्विक शिफ्ट मारते हैं, किसी को टाइम लगता है, तो वो फ्लेक्सिबल है सबके लिए. अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा जो मतलब एक्टिंग को लेके जिस फिल्म ने मेरे दिमाग में काफ़ी एक क्या बोलेंगे उसको मतलब इंस्पायर करती है मुझे कि मुझे एक्टर्स को मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए या उनसे किस लेवल पे कोलैबोरेट करना चाहिए. जब मैंने फिल्म देखी थी स्टीव जॉब्स, तो वो डैनी बॉयल ने बनाई है और उसके जो राइटर हैं एरन सॉर्किन जी, उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया और अब वो फिल्में डायरेक्ट करने लग गए हैं. तो वो क्या करते हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डांस की कोरियोग्राफी होती है ना, तो जो आप पूरा सीन देखेंगे तो एक सेट पीस की तरह डिज़ाइन किया जाता है पूरा सीन. कि मतलब स्टार्ट टू फिनिश आपको पूरी आप समझ जाएंगे. एक नेचुरल ऑडियंस जिसको स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में मतलब ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऑल्दो इतना बड़ा कोई बबल नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग, तो वो भी समझ जाएंगे कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से हुई और उनके दिमाग में क्या था जब वो ये चीज़ शूट कर रहे थे. उसमें एक झगड़े का सीन था जो मैंने देखा था, स्टीव जॉब्स और एप्पल के जो CEO बने थे बीच में, जो स्टीव जॉब्स ने ही उनसे बात की थी जाके, तो उनके बीच में एक लड़ाई होती है पास्ट को लेके. तो उस वक्त एक्टिंग में जो इमोशंस होते हैं, बेसिक इमोशंस होते हैं, एंग्री, ह्यूमर, ऐसे जो भी है, तो वो उसमें एंगर जो दिखाया गया है ना एक रिवेंज के फॉर्म में दिखाया है कि जो उनके साथ पहले लाइफ में हुआ था उसका ऑपोजिट अब हो रहा है इन प्रेजेंट. ओके. जहाँ पे गुस्सा दिख रहा है और एक तरीके से मतलब सेटल कर दिया. डेट होती है ना, एक कर्ज होता है, वो सेटल हो गया है और अब आगे बढ़ गए हैं वो. ठीक है. तो ये जो छोटे छोटे इमोशंस हैं ये मुझे काफ़ी इंट्रीग करते हैं स्क्रिप्ट को लेके. और इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कॉमेडी कहा जाता है कि सबसे मुश्किल जॉनरा है, जो पुल ऑफ करना काफ़ी मुश्किल है और किसी को हंसाना तो बहुत ही बड़ा चैलेंज. मेरी शुरुआत भी वहीं से ही होती है. हाँ, स्कूल में पहले ही कॉमेडी था. जी. तो आपको क्या लगता है, मतलब हमने भी एक फिल्म बनाई थी बीच में, शून्य, जो कि लोगों को पसंद आई थी. मतलब उन्होंने ये बोला था कि इसको देख के बोला क्या, उन्हें हंसी आई थी. मैंने खुद पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व किया था, मेरी माँ हंस दी थी आपको गिरते हुए देख के. जैसे ही आप गिरे थे तो उन्होंने ताली बजा के बहुत ज़ोर से गिराया था. हाँ, तो वो काफ़ी ज़ोर से हंसी है. एंड मेरे को खुशी हुई कि हमने एक टास्क तो अचीव कर लिया, क्रिएट कर लिया. तो वो चीज़ है तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन हमने जिस तरीके से उस पर काम किया था. कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर वो नहीं हो रही तो आपको दोबारा करके देखना पड़ेगा उसी जगह पे. जैसे फ्रेंड्स का शो था तो उसमें अगर कोई जोक काम नहीं करता था तो वो तुरंत ऑन सेट उस डायलॉग को फिर से लिखते थे. तो आपको क्या लगता है कॉमेडी जॉनर के बारे में कि ये जैसे आपने दादी जी का चश्मा की एक कहानी में एक मोमेंट आता है, अभी शायद लेटेस्ट कहानी है, उससे पहले वाली है, उसमें एक मोमेंट आता है जहाँ पे शायद यही वाली है जिसमें आप घूसा मार देते हैं, उसमें जो कैरेक्टर घूसा मार देते हैं, सेठ घूसा मारता है तो हाथ चिपक जाता है मूर्ति से. तो उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग मतलब मैं एडिट कर रहा था उसे, और मैं एडिट करते टाइम मतलब जो तीनों बार सुना मैंने, मेरे को तीनों बार उतनी इंटेंसिटी की हंसी आई. ओके. तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है मुझे कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं. आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, और आपके हिसाब से व्हाट इज़ द राइट वे टू अचीव कॉमेडी? एंड आपने क्या सोचा था, आपका थॉट प्रोसेस क्या था उस वक्त जब आप वो घूसा मारने वाले, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि मुझे लोगों को हंसाना है, और वो डिड इट केम नेचुरली? हाँ, नेचुरली ऑल्सो, नॉट एट ऑल. बेसिकली इसमें कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं. पहला तो ये कि कोई इसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकता कि ये करोगे तो हंसी आएगी, ये करोगे तो नहीं आएगी.
दूसरा ये है जो कैरेक्टर है, एक्चुअल में देखो तो कैरेक्टर सफ़र कर रहा था, हाँ ठीक, एंड सेम शून्य में हुआ, ये हाँ कैरेक्टर वाज सफरिंग बुरी तरीके से, ही वाज इन हेल, हाथ चिपक गया उसका। आई एम स्टिल लाफिंग। उसके सोचो ना दिमाग कैसे चल रहा है कैरेक्टर का, कि भाई मेरे को उस टाइम 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, जो कहानी है थोड़ा सा जस्ट बता दो कि 100 रुपये हैं, अब उसको पता है कि 100 रुपये मिलने हैं, 100 रुपये नहीं मिले, उसने कितनी एक्सपेक्टेशंस बांध ली थी उस चीज़ से, और वो 100 रुपये नहीं मिले, वो भी भगवान ने झूठ बोला उसके हिसाब से, हनुमान जी ने झूठ बोला, जो कि सबसे बड़े आइडल एक तरह से माने जाते हैं। तो जब कैरेक्टर सफ़र करता है जी, और आप उसको एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, प्लस आप उसमें एक म्यूजिक ऐड करते हैं, आपके हाथ में होता है जो एज अ डायरेक्टर जो उस चीज़ को पूरा वो देख रहा है कि वो प्रेजेंट कैसे करना चाह रहा है। सेम सफरिंग को आप सीरियस भी बना सकते हो, सेम को आप कॉमेडी भी बना सकते हो, तो वो परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो मेंटली क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद लेट द कैरेक्टर, आप डेलिबरेटली नहीं कर सकते कि भाई मैं कॉमेडी बनाने के लिए ऐसा ऐसा बोल दूँ, कैरेक्टर ऐसा है जी। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, तो वो कॉमेडी में एक नेक्स्ट लेवल टच कर चुके हैं, और मैं कह रहा हूँ कि वो रियलिज्म नहीं है, लेकिन वो इतना ट्रू लगता है और इतना बढ़िया है कि आप जितनी मर्जी बार देख लो हंसी आएगी। सही बात है। और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैमिंग भी आती है, लेकिन इट इज़ टू गुड, तो उन्होंने वो अपना आइडेंटिफाई किया। तो हर आदमी कहीं ना कहीं, जब इरफान साहब करते थे कॉमेडी में, तो उनका एक अलग ही जॉनर होता था, वो रियलिज्म में कॉमेडी कर देते थे, तो बेसिकली वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जिसमें कॉमेडी निकल करके आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक बात करी सफरिंग के बारे में, हाँ। तो ये चीज़ देखी गई है काफ़ी, कि मतलब काफ़ी दिग्गजों ने ये बात बोली है कि जब आपका कैरेक्टर एक्चुअली, जो आप बोल रहे हैं कि जब उसे कोई परेशानी होती है, तो ऑडियंस के सबकॉन्शियस में ये किसी को परेशान देख के उन्हें, ऑल्दो आई डोंट नो इफ इट्स डार्क और नॉट, लेकिन एक है कि एक साइकोलॉजी बैठी हुई है काफ़ी टाइम से। चार्ली चैपलिन जब गिर रहे हैं तो लोगों को हंसी आ रही है, ऑल्दो इट्स क्वाइट पेनफुल इन द मोमेंट इफ यू गो इनटू द कैरेक्टर्स माइंडसेट। और रियल लाइफ में भी जब आपको कोई तकलीफ हुई होगी, आपका कोई पास्ट इवेंट होगा जो काफ़ी डिप्रेसिंग हुआ है, आपको कोई तकलीफ हो रही होगी, अगर आप उसे दूर से देखेंगे ना तो शायद हंसी आ जाए। बाद में आती है, हाँ, कि जब आप उससे जी जाता है, अरे यार मैं कितना बेवकूफ, उस तरीके से आ जाती है जी। लेकिन सिचुएशन में बहुत पावर है, जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, हाँ। क्योंकि उस जगह पर कैरेक्टर, सबको पता है, ऑडियंस भी जो सुन रही है कि वो गलत कर रहा है जी, ठीक, तो गलत कर रहा है और ऊपर से उसने घुसा मार दिया, तो अब वो तो सफर कर रहा है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि वो गलत है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस अंदर से वो भी एंजॉय कर रही है कि इसके साथ हो रहा है, तो वो जस्टिफाइड है जी। दूसरा, ऑडियंस को एक एंड भी एंटिसिपेशन है कि कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा कि जस्टिस आएगी कहीं ना कहीं, तो वो सब चीज़ें नज़र रखते हैं। तो इनके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। तो स्टोरी में जब आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं, कोई भी इमोशन क्रिएट करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो कि कोई भी आप अच्छी कहानी उठा लो वो उसमें होंगे ही होंगे, मतलब आप उसको हटा ही नहीं सकते। ऐसे पॉइंट्स हैं और बहुत बहुत बेसिक है, आप उंगली पर गिन सकते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब कोई फिल्म, सही बात है, आप सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने फिल्म स्कूल में जब मैं था तो वहाँ पे भी हमें यही बताया जाता था कि काफ़ी सारे प्लॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते थे। 5 एक्ट स्ट्रक्चर होता था, 3 एक्ट स्ट्रक्चर जो काफ़ी बेसिक चीज़ है, 7 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर से हमें ये बताया गया था कि दुनिया में सिर्फ 8 तरीके के प्लॉट्स होते हैं जो थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब एक परसेप्शन है देखने का, जो थ्रू आउट हिस्ट्री बताए गए हैं। तो आप किसी भी फिल्म को उन 8 प्लॉट स्ट्रक्चर्स में डाल सकते हैं। एंड अगर किसी भी फिल्म को देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, बिगिनिंग होती है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है। और आपने बात की फंडामेंटल्स की, तो इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। आपने शुरू किया थिएटर से, और मैं मतलब थिएटर से भी एग्जैक्टली नहीं, शुरू तो मैंने जब किया था मेरे को इतना ज़बरदस्त कीड़ा था, इतना ज़बरदस्त कीड़ा था, शुरुआत करी थी जब फैंसी ड्रेस LKG में थे। अच्छा, अरे तब मुझे याद है। अच्छा, हाँ, क्योंकि पता है क्या बना था, हाँ, जो आपकी बहुत डिस्टिंक्ट इमेज है मेरे दिमाग में वो चीज़ को लेके। हाँ, तो वो शुरुआत वहीं से हुई थी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सोने की एक्टिंग करना। जब छोटे थे, मम्मी आ रही हैं तो अपन बस ऐसी सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर कीड़ा था, लेकिन पहचानने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे करके जब रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा भी कुछ है, ये भी करियर है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में था, अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पर, और एक स्कूल में भी, और हर तरह इमेज ऐसी थी कि बंदा बड़ा पढ़ाई वाला ही बच्चा है। हाँ, बहुत पढ़ाकू बच्चा है भाई। तो वो मेरा ग्रुप भी वैसा ही होता था, लोगों से इंटरेक्शन भी उसी लेवल पे, एक इमेज बन जाती है ना, तो वो इमेज के हिसाब से हर आदमी रिएक्ट करता है जी।
तो ऐसा था। लेकिन विद टाइम एक शिफ्ट आया, मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो गया था कुछ। मम्मी का, जैसे मम्मी टीचर है तो बड़ा उस टाइम प्रेशर रखती थी, तो मम्मी बहुत ही बिल्कुल चेंज हो गई, ओपन हो गई जब से मेरे को थिएटर में जाते हुए देखा। हाँ, अच्छा। चीज़ें बदलते हुए देखी हैं। लेकिन तब तो बहुत स्केप्टिकल थे, बिकॉज ये फील्ड को अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी। हाँ, फॉर सम बिल्कुल भी रीजन। नहीं। और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वो फिर थॉट भी नहीं आता ना कि आप इस तरफ। तो क्या सोच भी लगता है सकते आपको, हैं। क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल कब होना शुरू हुए, जब मतलब, और क्या लगता है कि एक मतलब जो इंडिविजुअल परस्यू करना चाहता है उसके मन में है ये बात, लेकिन अगर वो बाहर निकालेगा तो उसे आउटकम पता है उसकी फैमिली में क्या होगा। और हम लोग, मैं अपने आप को काफ़ी ग्रेटफुल मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन और किसी के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो क्या लगता है काफ़ी। कि उसे मतलब क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस बारे कुछ में नहीं, थोड़ा बेधड़क discuss- होकर के सब छोड़ छाड़ के घर से भाग जाओ। जीत तो उसी में ही है। नहीं मतलब ऐसा नहीं हाँ, है, ये थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का क्या हिसाब है, हाँ जी। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, उनकी प्राइमरी जो उनको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए और जो कि बिल्कुल ठीक है, अगर उनको ये दिखता है कि इसमें आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, जी। कोई भी पेरेंट, चाहे मेरा हो, चाहे मिडिल क्लास भी हो, चाहे अपर क्लास, कोई भी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस फील्ड को लेकर के नहीं, किसी भी फील्ड में। तो अगर वो चीज़ वो प्रोफेशन दे देता है, हालांकि सर्टेनिटी किसी भी चीज़ में नहीं है, आप चाहे सीए बन जाएं, आप कोई भी प्रोफेशन उठा लें, सर्टेनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे भी हैं सीए जो कि 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी कर रहे हैं, 5 साल 7 साल उस चीज़ की पढ़ाई करके, पेपर निकाल करके। ऐसे भी हैं कि जो उसमें 2-2.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो हर तरह के लोग हैं। तो ये एक परसेप्शन है कि, लेकिन वो बहुत बात ठीक है पेरेंट्स की, अगर उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखती है तो वो भेज देंगे उसमें। कि मतलब ये किया जा सकता है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए, मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर ड्रीम राइट, कि यू वांट टू अचीव दिस, बट इन ऑर्डर टू अचीव दिस यू नो कि सडनली आपको फंड्स नहीं मिलेंगे इफ़ यू एंटर दैट फील्ड। हाँ, ये सच है। फंड्स भी, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब उसमें फंड्स भी हो, इमोशनल भी हो, बिकॉज जब आपको सपोर्ट होता है ना, तो आपकी 50 to 60% ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ट्रू, काफ़ी, ट्रू दैट। क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको भले ही कोई कहे ना कुछ ना हो, लेकिन एक डिमोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं, कि फिर आपको डाउट होने लगता है कि मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। बाई चांस आप एक फेलियर से मिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 10वें फेलियर तक आपको डाउट होने लगता है अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी एबिलिटी पर, जी। कि शायद वो ठीक बोल रहे थे, मेरा डिसीजन गलत हो गया। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो बहुत ही फर्म दिमाग से, और मैं कह रहा हूँ कोई भी डिसीजन ले, किसी भी प्रोफेशन में जाए, ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोफेशंस भी इजी हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और हर किसी को लगने लगता है कि हाँ हम एक्टिंग कर सकते हैं, और लाइमलाइट बहुत है, इस वजह से भी बहुत लोग परस्यू करते हैं। लेकिन लाइमलाइट के अलावा जो काम है वो डिफरेंट है जी, कहीं ना कहीं, उस पर इतनी नज़र नहीं जाती। जी। तो वो नज़र ही एक ही स्थूल है, जो फिजिकल है, जो दिखता है, उस पर नज़र ज़्यादा होती है। जो सूक्ष्म है, उसके पीछे है, जो क्लियरली दिखता नहीं है, उस पर नज़र कम रहती है। तो जो भी परस्यू करना चाहता है वो हर एस्पेक्ट को कंप्लीटली उसको सर्कल में ऑब्जर्व करे, ना कि सीधा एक ही डायरेक्शन में, एक लाइन में। ये काफ़ी अच्छी बात बोली आपने। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स करके, जेम्स क्लियर की, काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि आपको बताती है कि आपकी लाइफ में आप मोटिवेशन लैक नहीं कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, ऑल यू लैक इज़ क्लैरिटी, जो कि आपने बात की कि अगर आप पूरी एक पिक्चर बना के चलेंगे, अगर आपके पास एक प्लान है तो, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप उस चीज़ को लिख लेते हैं तो 10% चांस बढ़ जाता है कि वो चीज़ सच हो जाएगी। ओके, मैनिफेस्टेशंस में। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी बोली। बात करते हैं फंडामेंटल्स की, स्टोरी के। तो मैं जानना चाहता हूँ थिएटर की स्क्रिप्ट के बारे में। ऑल्दो मैंने पढ़ी हुई है थिएटर की स्क्रिप्ट, और जो स्क्रीन प्ले होता है तो उसमें आपके हिसाब से आपको क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? जैसे मुझे तो ये है कि अगर एक इंसान को आप कोई स्क्रिप्ट समझाते हैं, मतलब पकड़ाते हैं, और उसे समझ आ रहा है कि यार ये कहानी है और यहाँ डायलॉग्स लिखे हुए हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। ऑल्दो वो जो हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर डालते हैं कि कहाँ शूट हो रहा है, वो पूरे क्रू के लिए और आगे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाने के लिए आसान हो जाता है।
तो आप मुझे बताइए कि थिएटर की स्क्रिप्ट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरे क्रू के लिए कोई ऐसी चीज़ होती होगी अंदर जो उन्हें समझ आ जाती होगी, इससे मतलब कोई ऐसा क्यू होता होगा, तो उसमें ऐसे क्या चीज़ें हैं, फिर हम उसको ट्राई करेंगे कि फिल्म मेकिंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं, मे बी कुछ कॉमन है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं थिएटर में। सी, इसको मैं बहुत शॉर्ट में अगर इस बात को कहूँ, शुरुआत करते हैं मीडियम से। ये डिफरेंट मीडियम्स हैं जो कि एक ही बाप के बच्चे हैं, इस तरह से कह सकते हैं। कोर सबका एक ही है, लेकिन स्टोरी टेलिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एक बात कहना चाह रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में भी एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, और आप उसको जुबान देते हैं जी। कोई उसको स्पेनिश में दे देता है, कोई इंग्लिश में दे देता है, कोई हिंदी में दे देता है। वो डिफरेंस मेटाफोरिकली अगर इसको समझें तो आपका जैसे थिएटर है, ऐसी फिल्म्स हैं, ऐसी नॉवेल्स भी हैं जो कि बात कहती हैं अपनी, उसके बेस में भी तो स्टोरीज है, कैरेक्टर्स हैं, वही सारी चीज़ें, वो भी एक बात कह रही है। हाँ। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है सारे मीडियम में, बहुत ही बेसिक है। जो आपकी नॉवेल्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। ट्रू। कैरेक्टर क्या सोचता है वो भी आप नॉवल में पढ़ सकते हैं, नॉवल में लिख सकते हैं। हाँ। ठीक। तो वो एक मीडियम का यूज होता है कि अगर आप नॉवल लिख रहे हैं तो आपको उस एस्पेक्ट को टच करके आना पड़ेगा। हाँ, वो तो फिर है। उसमें ऑब्वियसली डायलॉग भी होंगे, उसमें आसपास सेटअप भी पूरा समझाया होगा। हम मूव करते हैं अगर इस पे आपका थिएटर पे, हाँ। तो थिएटर की स्क्रिप्ट की जो आपने बात करी अलग अलग तरह की होती है। जी। कई बार उसमें इनपुट्स दे रखे होते हैं, कई बार नहीं होते। जैसे मोहन राकेश जी के जो प्ले हैं उसमें इनपुट्स होते हैं काफ़ी, उसमें इवन ब्लॉकिंग भी होती है कि अब इसको इधर तक चल करके गई मलिका तो उसने कालिदास को ऐसे ऐसे कहा, या इस तरह के होते हैं। सेट को समझाया जाता है जब प्ले शुरू होता है कि पर्दा उठेगा, अब यहाँ ये सामान रखा है, यहाँ ऐसे है, कमरे के इस तरफ है, दाईं ओर ये है, उस तरीके से। और मैक्सिमम डायलॉग्स होते हैं। तो इसमें ये एस्पेक्ट हो गया। अब अगर हम फिल्म थिएटर के अंदर क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थिएटर वर्बल ज़्यादा है। सही बात है। तो थिएटर में जो आपकी टॉकिंग है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थिएटर में कैरेक्टर खड़ा होकर के सोच नहीं सकता ज़्यादा। जो नॉवल में आप बोलते हैं कि उसके थॉट में चल रहा है, हाँ। ऑडियंस भाग जाएगी या सो जाएगी, हाँ, ठीक, या जूता फेंकेगी, क्योंकि पूरा इन्वॉल्वमेंट 100% रहना चाहिए। एग्जैक्टली एक्शन एंड रिएक्शन चलता है कंटिन्यूअसली, और वो फास्ट होता है थोड़ा सा। आप बहुत ज्यादा उसको सोचोगे फिर रिएक्ट करूंगा, तो ये प्रेशराइजिंग हो जाता है इन एनी वे ऑन स्टेज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखो कोर में तो भैया बनावट तो वैसी होता है, बस हम बात कहने का तरीका बदल देते हैं। हाँ। तो सेम अगर फिल्में देखो, फिल्म एक विजुअल आर्ट फॉर्म है, वहां विजुअल काम करेगी, टॉकिंग कम काम करेगा, थॉट उससे भी कम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सीन दिखाना है, उसमें मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को एक आदमी पे गुस्सा आ रहा है, मान लो मेरा बॉस है, मैंने बॉस को उठा करके मुंह पे जूता मार दिया बॉस को, वो अपने आप में वो विजुअल बहुत कुछ कह देगा। हाँ। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, शो डोंट टेल। हाँ। तो फिल्म एक विजुअल आर्ट फॉर्म है प्रॉपरली। तो ये मेरे को लगता है कि बेसिक, और उसके हिसाब से स्क्रीन प्ले लिखा जाता है जितना मुझे लगता है इस। हाँ, सॉरी, गो अहेड। तो थिएटर में डायलॉग्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, नॉवेल पे थॉट पे काफी फोकस रहता है। जी जी। फिल्म में जब हम स्क्रीन प्ले देखते हैं तो उस हिसाब से विजुअली सारी चीजें लिखी जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और आपको क्या लगता है कि इस विजुअल आर्ट फॉर्म में ऑडियो कितना बड़ा रोल प्ले करती है? क्योंकि जब मैं फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर रहा था तो मैं ऑडियो पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, और मैं काफ़ी एमेच्योर तरीके से अरे हो जाएगा वैसे करके कर लेते थे। फिल्म स्कूल में मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं यार, ऑडियो एक तरीके से एनहांसर है एक तरीके का, कि जब आप बैठते हैं तो जो इनग्रॉस होता है ऑडियंस, हाँ, तो जो वो इनग्रॉस होते हैं वो उसी वजह से होते हैं कि जो एम्बियंस है सराउंडिंग की, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कप रखा है यहाँ पे, तो इसकी जो छोटी सी आवाज़ है ना, वो भी एक तरीके से एक एनवायरनमेंट बना रही है जो मोर बिलीवेबल हो जाता है ऑडियंस के लिए। तो ऑडियो कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में? और क्या थिएटर के प्लेज में ऑडियो के बारे में कुछ लिखा जाता है कि मतलब ये म्यूजिक अब प्ले होगा, या वो सारी चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं? नहीं, ऐसा कोई इनपुट नहीं होता ना, स्क्रिप्ट में कोई ऐसा इनपुट नहीं होता। वो डायरेक्शन के बेसिस पर है कि डायरेक्टर उसको कैसे डिज़ाइन कर रहा है सीन को बेसिकली। तो ऑडियो की अगर बात करें, ये बड़ी अनोखी सी बात है कि आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, हाँ, आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, एक दो शायद रह गए, मतलब 99.9% लोग हाँ। ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक को पसंद करते हैं, और किसी भी फ्लेवर। हाँ, सही बात है। तो हम लोगों की एक नेचुरल इंक्लिनेशन है म्यूज़िक की तरफ। म्यूज़िक के बेस में चले जाओ तो वाइब्रेशन है,
म्यूज़िक एक तरह की, और हम लोग खुद वाइब्रेशन से क्रिएट हो रखे हैं जी। तो वो इतना हमारे अंदर फंडामेंटल है जो कि आप इंटेलेक्ट से नहीं चीज़ों को पकड़ सकते या बहुत ज़्यादा, लेकिन आप एकदम से रेजोनेट हो जाते हैं और एकदम से आप जुड़ जाते हैं। आप देखोगे कि कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो या ना हो, लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। हाँ, फॉर सम रीज़न। दैट इज़ व्हाई इट इज़ इंक्लूडेड इन फिल्म्स एंड इट एंगेजेस यू या इन अ मैसिव मैनर। आई थिंक ट्रू कि म्यूज़िक अगर हटा दो तो फिल्म का मज़ा ख़त्म हो जाए, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो म्यूज़िक तो जान है कहीं ना। पिक्चरें चलती हैं भाई म्यूज़िक के बेसिस पे, एल्बम्स के बेसिस पे। सही बात है। मैंने आंद्रे तार्कोव्स्की की एक फ़िल्म देखी, एक कॉलेज में देखी थी और एक अभी रिसेंटली देख रहा था, नॉस्टैल्जिया नाम की। तो उनकी फ़िल्मों में ना म्यूज़िक काफ़ी कम होता है, एक तरीके से एम्बिएंट म्यूज़िक की तरह यूज़ होता है और काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं जो हो रही होती हैं, मे बी डायलॉग भी बहुत कम होगा। एंड रशियन फिल्म्स मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि वो साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि उसमें उनकी फ़िल्म में सडनली एक सीन चल रहा होता है, जैसे आपने विजुअल की बात की थी, तो काफ़ी बहुत ही एक फेडेड कलर्स में सीन चल रहा होगा एंड देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू देयर इज़ दिस शॉट जहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, लाइक ऑल द ग्रीनरी यू कैन इमेजिन। सो आप जब इतनी देर तक एक ऐसा शॉट देख रहे थे, 1-2 मिनट के लिए आप ऐसा शॉट देख रहे हो जो काफ़ी डल है, एंड द फिल्म मेकर नोज वॉट यू वॉन्ट नेक्स्ट, यू वॉन्ट समथिंग दैट यू नो मेक्स यू फील समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम वॉट यूर फीलिंग एट दैट वेरी मोमेंट। तो मैंने क्लास में जब वो फिल्म देखी थी तो मेरा एकदम से हुआ था ओ वाओ, मतलब, और वो एकदम नेचुरल था। सो ये जो एवोकेशन होती है, ये कहीं, मतलब मुझे थिएटर का नहीं पता कि आपको ये सब बातें बताई जाती हैं कि इस टाइम पे ये रिस्पॉन्स आना चाहिए या ये आप चीज़ पहले से लेके चलते हैं। इवन इन एक्टिंग जब आप स्टोरी या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान में रखते हैं आपकी एवोकेशन इस वक्त क्या होगा, कि इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए इस वक्त। हाँ, तो बोलते नहीं है जैसे थिएटर में कि देखियो तू इस सीन पर तालियां बजेंगी, हाँ, तो देख लियो ये चुम्मा शॉट है, ये पिक्चर बनाने वाला शॉट है। तो थिएटर में भी कई नुआंसेस होते हैं कि एंटिसिपेशन तो होता है कि कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये डायरेक्टर की इंटेलिजेंस है कि क्या उसने वो चीज़ को पकड़ लिया है कि ऑडियंस को वो चीज़ किक दे देगी जब जो मैं ये करूँगा। तो वो कितने अच्छे तरीके से ऑडियंस का दिमाग और उसके रिएक्शंस को समझता है कि उसको, उसके मन को क्या मज़ा आ जाएगा क्या देख करके। तो ये इंटेलिजेंस है डायरेक्टर की। और फिर कहीं ना कहीं जब डायरेक्टर उसको प्रॉपरली अगर एक्टर को कन्वे करे तो वो चीज़ पहुंचती भी है। लेकिन एक्टर का मेनली काम तो यही होता है कि जो रोल उसको मिला है उसको जिए प्रॉपरली स्टेज पर। अब रिस्पॉन्सेज डायरेक्टर के हाथ में ज़्यादा मुझे लगता है कि होते हैं, खास करके कि वो किस डायरेक्शन में। हाँ, कहीं ना वो इन बोथ द केसेस, थिएटर में भी एंड फिल्म मेकिंग। आप जो भी कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं हो, मिसफायर होना कभी कभार ठीक है, आप बहुत लकी है तो मिसफायर ठीक हो जाए। मान लो कि हंसी हंसी में बात टल गई, आप एक सीन करना चाह रहे हैं और आपने कभी कभार होता है कि आपने बड़ा सीरियस सीन किया और आपको नहीं पता वो कब हंसी में बदल जाता, पता नहीं लगता। जैसे एक प्ले है मरणोपरांत। अच्छा। तो थोड़ा सा उसमें बेसिक कहानी उसकी है कि हस्बैंड, एक लेडी होती है, उसका हस्बैंड है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। अच्छा। लेडी मर जाती है। अच्छा। लेडी की डेथ के बाद वो दोनों मिलते हैं। ओके। तो काफ़ी साइकोलॉजिकली वो चीज़ें चलती हैं, आपस में जो बातचीत होती है ज़बरदस्त होती है। हाँ। तो वो थोड़ा सा ये है कि हर कोई बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएगा, छू करके निकल जाती है। तो एक जगह मैं प्ले देख रहा था तो वहाँ ऑडियंस का हंसी का रिएक्शन है, वहाँ कोई बनता नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं एक्टर ने गलत प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ। जब वो हंसी आ गई, डायरेक्टर का क्या विजन रहा होगा, तो वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो पसंद आया सबको, वो हंसी आ गई, ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है। क्रू को पसंद आया वो? नहीं, काफी कि भाई हमने तो ये सोचा नहीं था कि ये बात पहुंचेगी। सही बात है। तो ये बहुत पंगा रहता है कभी कभार। तो वो एग्जीक्यूशन पर है कि डायरेक्टर क्या उस चीज़ को एंटिसिपेट कर पाता है, नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ होगा। फिर ऑब्वियसली एक्टर के अंदर भी समझ होती है। ये होता है यूजुअली। सही कहा आपने कि मे बी हमने कुछ और रिस्पॉन्स इमेजिन किया हो एंड एक्चुअल रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ, बिकॉज मूवी का जो सत्य है वो तो तभी पता चलता है जब वो ऑडियंस के सामने आ जाती है। बिल्कुल डिपेंडिंग ऑडियंस के भी तो डिपेंड करता है ना कि आपने किस ऑडियंस। जैसे वो कॉलेज ऑडियंस थी, ज़्यादातर यंग थे, 20-21 वाले, तो हर चीज़ गुलछर्रे उड़ा दी लेकिन हो सकता है मैच्योर ऑडियंस हो जो उस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाए, मैरिड लोग या
जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसके बारे में एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं जिक्र है, पोर्शन है कहानी में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और एज बढ़े तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते, तो ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था मेरे पास। जो एक्टर्स होते हैं, मतलब जब हम काम करते हैं एक्टर्स के साथ, ये काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है और काफ़ी मैं इसके बारे में क्यूरियस भी हूँ कि जब एक एक्टर अपना शॉट देता है तो उसे कभी कभी नहीं लगता कि मेरी ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, बट डायरेक्टर नोज़ इन द फ्रेम कि उसे वो मिल गया है जो उसे चाहिए था। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्टर की सेटिस्फैक्शन के लिए एक और टेक ले लेना चाहिए, या फिर बिकॉज मतलब टाइम बाउंड है या कुछ भी है, तो उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्स कि आप चाहेंगे कि आप एक और टेक दें पर्सनली, या फिर डायरेक्टर ने कहा है कि ही गॉट इट? तो देखो okay. हर किसी का अपना विजन है। कई लोग आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी हालत में। अब फिल्म मेकिंग, थिएटर है, थिएटर एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा। उस हिसाब से हाँ, फिल्म मेकिंग बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक्टर को पैसे इस चीज़ के मिलते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे। तो जो डायरेक्टर बैठता है वो कई चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रहा होता है। एक्टर जो है वो पहले तो अपना किरदार देखता है और वो सब्जेक्टिवली चीज़ों को, अपने किरदार को देखता है। तो एक्टर को एक मोमेंट होता है जहाँ ही फील्स कि ही डिड इट, ही वॉज एबल टू टच वॉट ही प्रिपेयर्ड फॉर, ऐसा कुछ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर नहीं, हर बार नहीं होता कि आप उस मोमेंट पे, उस ट्रुथफुलनेस पे आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ मैं पहुँच गया, मुझे वो महसूस हो गया अंदर से। बहुत लोग हैं जो ऊपर से चेहरे वगैरह बना करके एक्सप्रेस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता क्या स्क्रिप्ट है, आगे क्या होने वाला है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन फिल्म मेकिंग एक इतना एक्सपेंसिव मीडियम है, तो उस पर डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, काफी ज्यादा, कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो उसको पता है कि एक्टर एक टेक, दो टेक, तीन टेक में वो मोमेंट रीच कर जाएगा, मान लो। लेकिन मैं बोलूंगा कि बजट कम है तो वो समझ जाएगा। कई एक्टर अड़ियल है, नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली देखो डायरेक्टर इंचार्ज होता है चीज़ों का, जो डायरेक्टर बोलेगा वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, फिल्म मेकिंग बहुत एक्सपेंसिव है और एक्टर्स को पैसे भी इसलिए दिए जाते हैं कि यू जस्ट क्रिएटेड इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। राइट। उसी के लिए वेनिटी वैन्स और ये सारी जो कि आप एक उस तरीके में उस जोन में चले जाए। थिएटर की प्रिपरेशन, इसीलिए थिएटर का इतनी ज़्यादा तारीफ है, आपकी ना रिजर्वेशन तोड़ती हुई जाती है धीरे धीरे। एज इन जब मैंने स्टार्ट किया था तो जैसे मेरे अंदर इतना नहीं था शुरुआत से, लेकिन हर किसी के अंदर कुछ कुछ लेवल पे टैंट्रम्स होते हैं अपने। मैं नंगे पाँव नहीं चलूँगा, मैं मिट्टी में नहीं बैठूंगा, मैं चेयर पे ही बैठूंगा, ये इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। मैं फला टॉयलेट में नहीं जा सकता, ये नहीं वो नहीं। धीरे धीरे करके ना थिएटर आपको इतना मेंटली और फिजिकली रफ एंड टफ बना देता है कि नुक्कड़ जो मैं बता रहा था, आप आंखों में आंखें डाल करके आपको डायलॉग बोलना है, अगला आदमी हो सकता है आपको गाली दे रहा हो, हाँ, लेकिन वो आई कांटेक्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपके अंदर से ना वो कैरेक्टर छूटे, ना आप अपनी स्क्रिप्ट भूलो, आपको सारी चीज़ें उस हिसाब से एक्सप्रेस करनी है जी। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप फंबल मारोगे, लेकिन पांचवी बार आपको भी रियलाइज होगा देयर इज नो वे आउट। राइट। तो वहां आप अपने आप को मैनेज करना सीखते हैं। राइट। तो इसका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है। सेम ऐसी क्यों बोलते हैं कि थिएटर वाले एक्टर सक्सेसफुल, क्योंकि वो इन चीजों से गुजर करके आते हैं। तो भाई ना हो वेनिटी, ना हो सुविधाएं, हम कर लेंगे, हमें पता है, क्योंकि हम एक प्रोसेस जानते हैं, एक क्राफ्ट है, उसको थोड़ा सा समझते हैं जी कि चीजें कैसे निकल करके आएंगी। सो इज इट सेफ टू से दैट एक्टिंग makes you comfortable in stepping out of the comfort zone? There's a comfort outside the comfort zone. नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत टैंट्रम्स हैं जिनके। हाँ, मतलब जब आप थिएटर करके एक्टिंग करते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलिमेंट ख़त्म होने लग जाता है। अच्छा। अंदर एक्टर के साथ क्या है कि अगर कहीं का भी हो, चाहे फिल्में कर रहा हो, चाहे थिएटर कर रहा हो, आपकी अपने को लेकर के कुछ इनहिबिशंस होती हैं। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, हर किसी को लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। हर किसी को लगता है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसी हैं कि या ऐसे भी होते हैं जिनको डाउट रहता है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। राइट। तो उस चीज़ से स्टेप डाउन होना, और एक अलग ही आदमी है, उसके थॉट्स, उसकी बिलीफ, उसके लाइफ, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका कल्चर, हर चीज़ आप अडेप्ट करते हैं। तो आपको अपने से तो हटना पड़ेगा ना। तो
आप अपने आप को कितना छोड़ पाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, ये ब्रेव करता है। साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स में कोई चेंजेस देखते हैं आफ्टर द रोल हैज़ बीन फिनिश्ड? बिल्कुल, क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं, चेंजेस आते हैं? क्योंकि भाई आप उस चीज़ के बहुत नज़दीक जा करके होकर के आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने इन डेप्थ काम करना चाहते हैं, कितना करते हैं और कितना मौका मिलता है, कितना टाइम मिलता है उस चीज़ को प्रिपेयर करने का। तो अगर आप एक तरीके से उसको कहते हैं कि जो जीते हैं, अगर आप उस तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ देकर, आप एक फिल्म देखते हैं वो आपको कुछ ना कुछ देकर के चली जाती है। यहाँ तो आप किरदार में घुस रहे हैं, में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि आपको कुछ ना कुछ दे करके ज़रूर जाएगा, डेफिनेटली आपसे कुछ ले भी जाएगा, आप वो सेम पर्सन तो नहीं रहेंगे जहाँ तक लगता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बातें वैसी लगती हैं कि इंटेलेक्चुअल है, चीज़ें सिंपल हैं जितनी मुश्किल दिखाई जाती हैं। हाँ। तो वो बहुत बुलशिट भी होता है इसमें, लोग बोलते हैं, सच्ची बात है। लेकिन भाई एक्टर का काम ही ये है कि आपको उस चीज़ को जी करके ना वापस आ जाइए, आपकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। हाँ, ये मुझे वॉकिन फीनिक्स जो हैं, जिन्होंने जोकर प्ले किया था अभी रिसेंटली, उनकी मुझे ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है कि आप उनके जब रोल्स देखेंगे और उनको रियल लाइफ में देखेंगे, आपको डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ दिखने में बहुत ही डेफिनेटली आसानी, और वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है किसी एक्टर के बारे में। और मैं अभी ना रिसेंटली फ़िलासफ़ी को काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ रहा था, तो जो किताब मुझे स्कूल में पढ़ लेनी चाहिए थी, मतलब फिल्म स्कूल में पढ़ लेनी चाहिए थी, वो मैं अभी पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले। तो उसमें ये लिखा था, उसमें प्लेटो के जो बिलीव्स थे, प्लेटो जो फ़िलासफ़र थे, वो ये मानते थे, उनके हिसाब से आर्टिस्ट्स मतलब उन्हें अच्छे नहीं लगते थे आर्टिस्ट्स, क्योंकि हम लोग एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि काफ़ी ऑडियंस बिलीव कर लेते हैं सबकॉन्शियसली, और वो उनकी रियल लाइफ में प्रोजेक्ट होने लगता है एंड दे डोंट इवन रियलाइज इट। सो आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं, एंड इज़ इट बैड फॉर अस दैट ही सेड दैट? बिकॉज अभी तक मैंने उन्हीं के पढ़े हैं, देयर आर लॉट ऑफ फिलोसोफर्स उनके आगे जो मुझे पढ़ने हैं इन डेप्थ में। तो ये आप अग्री करते हैं इस बात से कि आर्टिस्ट एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे ऑडियंस को एक वो बिलीफ पैटर्न दिखने लगता है और उनको रियलिटी में भी वही स्ट्रक्चर दिखने लगता है, एंड उनके जो रिएक्शंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सेज होते हैं चीज़ों को लेके रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ अफेक्ट करने लगती है? अभी देखो, इसमें दो लोग हैं, एक आर्टिस्ट और एक ऑडियंस। हमारी जो देश की ऑडियंस है दैट इज़ क्वाइट इमोशनल। उनके लिए फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, दे एक्चुअली लिव इट, दे फील इट। बट थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में जाएं तो थोड़ा सा दे सी इट ऑब्जेक्टिवली कि दिस इज एंटरटेनमेंट एंड दैट्स इट। राइट। हम लोग उस सेंस में सेंसिटिव हैं काफ़ी, इस चीज़ को लेकर के हम जल्दी बिलीव करते हैं। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग है कल्चर की, जो कि एक सेंस में अच्छी भी है और एक सेंस में नुकसान भी करती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है किसी भी फॉर्म में, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसका एक अपना दायित्व बनता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे। एंड ऑल्सो यू आर डूइंग अ कमर्शियल एक्टिविटी, जिसको इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें बिजनेस है। जैसे थिएटर एक बिजनेस नहीं बना, लेकिन फिल्म तो एक बिजनेस है जिसकी रीच बहुत ही बड़ी है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, अभी रोनाल्डो ने कोक की बोतलें हटाई और बोला पानी पियो, और कितने 40 बिलियन का नुकसान हुआ कोका कोला को। 40 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर्स ऐसा कुछ था, मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट ऑब्वियस। दिस इज अ मैसिव इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस, लाइक टेस्ला ट्वीटिंग अबाउट समथिंग एंड उसके शेयर्स ऊपर तो जाना। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी कोक पीता है, उसको एंजॉय करता है। चिल्ड्रन, इवन एडल्ट्स टेंड टू ड्रिंक द सेम। एक फिल्म में भी अगर आप उसको जस्टिफाई करा करके बता देते हैं कि कोका कोला पीना अच्छा है, कि आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, जो ऐड में दिखाया जाता है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। जबकि आप कार्बोनेटेड वाटर पी रहे हो, आप कार्बन पी रहे हो जो आप छोड़ते हो। मतलब व्हाट बुलशिट। रियल बुलशिट इज कि मैं जो चीज़ बाहर निकाल रहा हूँ, जो मेरा गंद है, वो मैं ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो बड़ा एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है। मैंने टेस्ला बोल दिया था, वो इलॉन मस्क जी ने ट्वीट की थी जी। हाँ, तो ये इम्पैक्ट है सी सेलिब्रिटीज का जी। तो भारत में तो एक बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और मेरे ख्याल क्रिकेट, ये तीन सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ
इंटरेस्ट है लोगों के, जिसमें तो इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व हो। बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें हो रही होती है, फिल्म स्टार्स के बारे में, बॉलीवुड में फिल्म जिनकी बातें बहुत होती हैं, और इवन फैमिलीज़ में जो कि इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फिर भी पता होता है कि शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, उसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा फिल्म में आ रहा है, इवन ये डिस्कस होता है। सेम क्रिकेटर्स की लाइफ के बारे में होता है। तो आप देखो ना कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, अपना टाइम उस चीज़ में दे रहे हैं, आपका एक सर्टेन इम्पैक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। तो आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा सकते। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस लाइन आएगी। तो मैं तो बहुत स्ट्रांग बिलीव रखता हूँ कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मीडियम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना, बट एंटरटेनमेंट के जरिए कुछ कहने के लिए बना जी। क्योंकि समाज में अगर आप रेप दिखाते हो तो समाज में सिर्फ रेप नहीं हो रहा, समाज में अच्छा भी हो रहा है। आप क्या प्रोजेक्ट करते हो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं जी। तारे ज़मीन पर जब आई उसके बाद से जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में जिस लेवल पर अवेयरनेस बढ़ी है, तो जिन बच्चों ने डिसलेक्सिया फेस किया होगा, डायग्नोज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली, कितने बच्चों को, और फिर लोगों ने ट्रीटमेंट भी कराया, उसका इम्पैक्ट देखो कितना है जी। तो इस काम में तो आमिर खान साहब की तो मिसाल है, नो डाउट। तो एक काफ़ी डायलेमा भरा क्वेश्चन पूछूं आपसे। पूछो। आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे या बॉलीवुड? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है। हाँ, इन सबको हटाते हुए अगर इनको सबको कंबाइन करके हम इंडिया की एक फिल्म इंडस्ट्री बोलें, या हम ये बॉलीवुड एंड टॉलीवुड नाम बोलें? सही, मेरा ये मानना है, ये हाथ है, इसमें उंगलियां हैं, नेचर के लॉ से बड़ा कोई लॉ नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक आप फंडामेंटली रॉन्ग हो जाएंगे। ये हाथ है, इसमें सारी उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां अलग है, इसके अलग अलग फंक्शन आप कर सकते हैं। मेरे को अगर प्रिंट देना है किसी चीज़ में तो मैं अंगूठा यूज़ करूँगा, मैं हाथ यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मुझे घूसा मारना है, मेरे को जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, मैं मिला भी लूँगा। तो इंडस्ट्री कुछ ऐसी हो कि अपने अपनी जगह इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा किसी के काम में ज़्यादा, ना किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन जब इम्पैक्ट क्रिएट करने की या स्ट्रेंथ की बात आती है तो सब एकजुट भी हो जाए कि घूसा मारना पड़े तो हम मार देंगे। क्या बात बोली है। तो दोनों चीज़ें हो, काम ऐसी होना चाहिए कि ब्रांचेस बनी है, हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छे से इंटरकनेक्टेड है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होने, मतलब तरीका है वो, तो ये विजन है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन पता नहीं है या नहीं है, मैं तो अभी इतना इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ। सही बात है। तो अभी आपने पॉजिटिविटी मतलब नेगेटिविटी की बात की कि एक तरीके से हमारी जो न्यूज़ मीडिया है या मीडिया है, ये जो भी है, उसमें नेगेटिविटी पे एक तरीके से ज़्यादा फोकस होता है। ऐसा लगता है आपको कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं? मीडिया पर मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखता नहीं जी, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तक बात पहुंच ही जाती है दोस्तों से या बाकी लोगों से। तो इस चीज़ में तो ऐसा कोई ख़ास ओपिनियन नहीं है मेरा कि नेगेटिव दिखाती है पॉजिटिव दिखाती है। मुझे इतना पता है दोनों चीज़ें होती हैं। मीडिया का काम ये है, आप एक तरह से वॉच करते हैं चीज़ों को, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और जहाँ कमी दिख रही है उसको कमी की तरह बताइए, खदेड़ करके उसकी ऐसी तैसी मत करिए चीज़ की जी, जो है एज इट इज़ बता दीजिए कि ये हो रहा है। म्यूज़िक ना डालें, पीछे एनिमेशन ना दिखाएं, तो टूल्स हैं। मुझे एक ऐसी ये लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप कोई चीज़ काफ़ी जो फैक्चुअल चीज़ दिखा रहे हैं तो उसमें मेरे हिसाब से कम म्यूज़िक रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि मतलब म्यूज़िक भी एक चल रहा है, और वो एक एलिमेंट है जो एक हद तक आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस उसकी वजह से थोड़े से एलिसिट हो रहे हैं, इवोक हो रहे हैं, तो वो एक हद तक एक फैक्टर है। और जब आप म्यूज़िक हटा देते हैं तो यू आर गेटिंग प्लेनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। बात यहाँ से निकली और वहाँ पहुँच गई कि यार मैंने ये चीज़ यहाँ देखी और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सो आई पर्सनली बिलीव कि उतना ही होना चाहिए।
डीडी ज़्यादा चलता है, आर रिपब्लिक ज़्यादा चलता है? एग्जैक्टली। तो let's- लोग भी तो हाँ। हो वैसे कि देखना चाहें। डीडी प्लेन बताता है सब कुछ, कुछ जी। नहीं, बेसिक म्यूजिक बिल्कुल सालों से जी। वही चलता हुआ आ रहा है। जी। और आर रिपब्लिक मैंने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे हम्म। चैनल्स, तो कोई भी ले लो प्राइवेट चैनल, वो सब म्यूज़िक वगैरह टूल्स यूज़ करते हैं, तो लोग उसे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा है Engagement जिस ज़्यादा। तरीके से। हो सकता है प्लेन दिखाना सही है, लेकिन लोग ही ना देखना चाहें तो क्या करेंगे, बिकॉज पैसा लगता है उस चीज़ में। सत्यमेव जयते है, फैक्ट्स की बात करी तो उसमें म्यूज़िक बहुत बड़ा एलिमेंट था सत्यमेव जयते में, और जो अरे वो धूप कम हो गई और जो इम्पैक्ट उसने छोड़ा, दैट वाज मैसिव। तो आपका इंटेंट क्या है कंटेंट से पहले, वो शो ने दिखाया ना कहीं, और वो झलक जाता है इंटेंट। उसमें फिर आप म्यूजिक यूज करो, आप ना करो, आप उसमें स्टोरी टेलिंग करो, आप उसमें चीखो, चिल्लाओ, प्यार से बोलो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। इंटेंशन जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाता है। Let's come back to stories, Utkarsh, and how they are written. And the very basic thing that I wanted audiences who might be watching this, उनको ये पता लगना चाहिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कहानियाँ लिखना बहुत ही, आपकी अगर एक इमेजिनेशन है जो चल रही है तो वो काफ़ी एक आसान काम है, जो आपको पन्ने पे उतारने पे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। एज एन एक्टर जब आपके पास एक स्क्रिप्ट पहुंचती है तो आप उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं? ओके। कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब अफेक्ट करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को ड्राइव करते हैं एक डायरेक्शन में? जो मैं मतलब इतनी प्रिविलेज सिचुएशन में तो नहीं हूँ कि मेरे को डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं अभी। स्टिल कुछ फंडामेंटल्स दिखते हैं। हाँ नहीं सच्ची में उसमें क्या झूठ बोलना जो है सो है। सही बात। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता ना कि मेरा काम अच्छा है या खराब है। ज़रूरी थोड़ी है कि सारे अच्छे एक्टर्स को ही डायरेक्टर अप्रोच करते हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा करो खराब, एक तरह का काम है बस। तो इसमें यह है कि कुछ फंडामेंटल्स हैं स्क्रिप्ट को लेकर के, स्टोरी को लेकर के, किसी भी सेंस में बोलें, जो कि हर अच्छी कहानी में होते हैं। हर अच्छी कहानी आप उसमें से एक चीज़ भी नहीं ला सकते, वो चीज़ें ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ 5 या 6 पिलर्स लगते हैं इस चीज़ में, और ये उसके लिए भी अच्छा है कि जो कहानी लिखना चाह रहे हैं, बिकॉज हर किसी के अंदर इमेजिनेशन की पावर है कहीं ना कहीं, क्योंकि बातें हर कोई बनाता है। ये फलाना हुआ था, झूठ बोलने में या किसी भी सेंस में लोग बातें बना लेते हैं थोड़ी बहुत अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो हाँ मतलब कोई बच्चा बहुत अच्छा झूठ बोल लेता है, कोई नहीं बोल पाता है, कांप जाता है, कुछ भी है। तो इसमें ये होता है, पहली चीज़ कि जो प्रोटैगनिस्ट है या जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके साथ ऑडियंस क्या उसके साथ एम्पैथाइज कर पाती है या नहीं कर पाती। बहुत बड़ा एलिमेंट है कि क्या उसके दुख में आप इन्वॉल्व हो पाते हो या नहीं हो पाते। जैसे हाँ, एक सेकंड सॉरी। तो जैसे उसकी लाइफ में उसको बहुत कुछ मिला, प्रोटैगनिस्ट को, वेल एंड गुड। कुछ चीजें हैं जो उसको नहीं मिली, या फिर उससे छीन ली गई, जो कि आपके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो उसने कुछ खोया, तुरंत आप रिलेट कर पाए, आप उसके पेन को रिलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बढ़िया तारे जमीन पर, उसके पास एक एबिलिटी नहीं थी, वो अपने आप को कम समझता था बाकी बच्चों से कि मेरे अंदर कुछ कमी है बड़ी भारी, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मेरा मजाक उड़ता है। फिर मुझसे मेरे पेरेंट्स से छीन लिया जाता है बोर्डिंग में भेज करके, जब वो गाना आता है माँ वाला। हो सकता है किसी में पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, किसी की इज्जत चली गई हो, इस तरह के बहुत सारे नुआंसेस हो सकते हैं कि आपसे वो ले लिया गया, तो उसका एक पेन है और उसका अलग अलग डिग्री ऑफ लेवल ऑफ पेन है। फॉर एग्जाम्पल कबीर खान है, कबीर खान की इज्जत ले ली गई और उस पर डाउट किया गया कि वो मुस्लिम होते हुए, और वो जो इंडियन वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रेजेंट किया गया, तो वो पेन आप फील करते हो। तो क्या प्रोटैगनिस्ट
को आप एम्पैथाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते। बट उत्कर्ष, आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट इफ देयर इज नॉट जस्ट वन प्रोटैगनिस्ट, बिकॉज अभी तक तो हमारी जितनी भी फिल्म्स इंडिया में बनी हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे फोकस ऑन जस्ट वन हीरो who is there and who drives the story, and the audience looks forward to that particular person. उनकी एंट्री पे तालियां बजती हैं और काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी थी, मतलब मैं खुद चीयर करता था। लेकिन जब मैं कोई स्टोरी लिखता हूँ अभी प्रेजेंटली, जब मैं थोड़ा सा लिखना शुरू किया है, तब उसमें मेरे को एक कोई पर्टिकुलर हीरो नहीं दिखता है जो ड्राइव करता है। एंड मैं जब पूरी कहानी लिख लेता हूँ, मे बी जब ऑडियंस देखेगी तो दे विल रियलाइज़ कि दिस कैरेक्टर इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। बट यूजुअली आई फील लाइक कि ईच कैरेक्टर इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राइव द स्टोरी फॉरवर्ड। और जहाँ पे पॉइंट्स आएंगे ना, कुछ बीट्स आएंगी फिल्म की, जहाँ पे आपको मुझे फील होने लग जाता है कि यार यहाँ पे फिल्म नीचे जा रही है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, वहाँ पे इफ़ यू इंट्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और दिस स्ट्रॉन्ग मोमेंट, तो वो चीज़ फिर बदली जा सकती है। एंड समवेयर यू नो इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि आप उस ग्राफ को नीचे लेके जाएं। एक तरीके से ये नेसेसरी भी हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे आके वो जो हाई मिलता है ना, उसके लिए वो लो बहुत ज़रूरी है, उस ग्राफ को नीचे ले जाना। नहीं, मैंने बोलते हुए ये चीज़ बोली थी कि प्रोटैगनिस्ट और साथ में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये चीज़ अभी जब बोली थी तो मैंने ये चीज़ बोली थी। जैसे फैल्कन ले लो, ऐसा नहीं है कि एक ही, उसमें मोटा मोटा एक तो बकी हो गया और आपका कैप्टन अमेरिका जो नया वाला बना सैम, वो है, तो उसमें भी 2-3 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप हर कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देने लग गए तो आप कहानी नहीं बन पाओगे बिल्कुल भी। कहानी किसी के आसपास तो रिवॉल्व करेगी। एक कहानी में अगर पांचों के पांचों भुवन के बराबर हो गए तो आप कहानी बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है उस प्लॉट को क्रिएट करना है, उसका एक इम्पैक्ट। फिर आदमी कितनों को जिएगा? 1, 2, 3 मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसकी लाइफ दिखा रहे हो ना बेसिकली, और उसके आसपास की सेटिंग दिखा रहे हो, बाकी सब तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट तो 1 या 2 या 3 होंगे ना, जिसके साथ आप ट्रूली रेजोनेट करोगे। तो इसमें स्टीवन स्पिलबर्ग की एक फिल्म आ रही है वेस्ट साइड स्टोरी करके, उसमें ये मतलब काफ़ी अच्छे से दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को, मैं होपफुल हूँ, क्योंकि जो मैंने टीज़र देखा है उसमें भी काफ़ी ह्यूज कास्ट है जो कि स्क्रीन में एंटर करती है, ऐसे टॉप एंगल शॉट है और दोनों तरफ से दरवाजे खुलते हैं और लाइट पड़ रही है और बहुत सारे एक्टर्स एक साथ एंटर करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एक बहुत ही एनॉर्मस कास्ट होगी जो कि एक बहुत वेरीड सोसाइटी को दिखाएगी, जिसमें काफ़ी सारे मतलब डिविजन्स होंगे स्टोरी के और सब प्लॉट्स होंगे जो ड्राइव करेंगे। तो एट वन लेवल इफ़ यू आई मीन स्टीवन स्पिलबर्ग जी तो ये कर सकते हैं। नहीं, खैर देखो, मेरे को स्टोरी के बारे में इतना पता नहीं है कि क्या लिख रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कास्ट छोटी होगी, इसमें कास्ट उतनी ही रहेगी, लेकिन उस कहानी में भी सेंटर पॉइंट्स होंगे और 1 या 2 जितने भी प्रोटैगनिस्ट वो बनाते हैं उसके आसपास ही कहानी घूमेगी। जैसे सही बात है, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप हर किसी को इक्वल इम्पोर्टेंस, आप कहानी नहीं बना पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप फिर एट द एंड ऑफ द डे दिखाना क्या चाह रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली तो भुवन जब छक्का मारेगा तो बात पूरी होगी ना। छक्के 10 लोग तो नहीं मार सकते जो जितने प्लेयर्स हैं, कोई एक ही मारेगा तो भुवन मैच जितवाएगा। सही बात। तो उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट उस तरीके से करते हैं। तो एक ये हो गया कि एक एम्पैथाइज करते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसमें आता है कि बहुत ही मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा बनाता है। कैरेक्टर चलना शुरू होता है, हर पोर्शन में उसके बैरियर आ जाता है। जैसे कबीर सिंह है फॉर एग्जाम्पल, अच्छी कहानी है, उसको लास्ट तक प्रीति मिलती नहीं है। वो कुछ करेगा फिर नया बैरियर आ जाएगा, फिर वो कुछ करेगा लास्ट में आकर के वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट इज बात पे कॉन्फ्लिक्ट आएगी, प्रॉब्लम कितना स्टूपिड हो जाएगा ना कि आप अब कॉन्फ्लिक्ट सारे रिजॉल्व होने लग जाएगी। भाई एक बारी में प्रीति मान गई, अरे मैं भैंस की आंख में पिक्चर क्यों देखूं, मैं क्यों देखूं उसको। तो वो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर विल सफर। सबसे बड़ी कहानी, सबसे अमेजिंग कहानी रामायण है, एंड राम जी लिटरली सफर्स। भाई आपसे वो एम्पैथाइज वाली बात करी गई थी, आपसे आपका किंगडम चला गया, पहला पॉइंट क्लियर होता है। आपसे आपकी वाइफ छीन ली गई, आप सोचिए क्या फीलिंग होगी। ठीक,
द पर्सन इज गोइंग थ्रू ट्रेजेडी एंड ट्रेजेडी एंड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का हद देखो कि जब मिल गए उसके बाद भी साथ नहीं रह सके। हाँ सही बात है। कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, भाई कुछ नहीं हुआ, उनको किंगडम मिल गया, दोनों साथ में अच्छे से रह रहे हैं, खत्म कहानी। एक था राजा एक थे रानी, दोनों में खत्म कहानी, वो वाला हिसाब किताब हो गया। तो ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है, कि कैरेक्टर लिटरली सफ़र करता है, कि गोज थ्रू हेल काफ़ी। तो एक ये पिलर बनता है कहानी का, जो आपने पूछा था ना कि अच्छी कहानी कैसे। तीसरा ये लगता है कि उसकी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए कहानी की, जोग्राफिकली, फिजिकल लोकेशन वाइज की क्या हो। लोकेशन भी एक तरीके से कैरेक्टर ही बन जाता है फिल्म कहीं डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रिप्ट कि कैसे। फॉर एग्जांपल तुम्बाड़ में सीजन एक अपने आप में कैरेक्टर है। सही बात है। सिंपली तो वो सीजन हो सकता है, वो टाइम जोन हो सकता है उस जगह का। धूप काफी बढ़ गई है ना। किस टाइम जोन में स्पॉट बॉय कहाँ है हमारा। तो किस टाइम जोन में कहानी है, वो जानना जरूरी है कि कैरेक्टर के किस टाइम जोन से कहानी शुरू हो रही है जी, बेसिकली, कि बचपन से है या बुढ़ापे से है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन ये कुछ निकल करके आती है कि उस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए जी। कि रैंडमली कहीं से भी एक उठ रहा है बंदा, कहाँ उठ रहा है कुछ नहीं पता, उसके बाद कुछ कर रहा है, तो ऐसे बन नहीं पाती। फिर एक ये होता है कि एक जो सबसे अच्छी बात लगती है, सबसे अच्छी कहानियों के बारे में, विच इज़ अ वेरी नोबल थिंग, कि एक पोर्शन ऑफ एक रिलीज देती है आपको एक कहानी, एक रिलैक्सेशन देती है कि हर आदमी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है। आप जब उस कहानी को देखते हैं, आप चीखें मार के हंसते हैं, आप रोते हैं, आप आंसू बहाते हैं, उसमें एक रिलैक्सेशन आती है जो कि आप इंटेलेक्चुअली कोई चीज़ समझे तो नहीं आएगी, लेकिन वो इमोशनली आपको टच करती है, तो एक रिलैक्सेशन आती है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिलैक्सेशन, वो इमोशनल टच नहीं दे पा रही तो कहानी पूरा नहीं कर पाएगी। जैसे तारे ज़मीन पर में जब वो लास्ट में आकर के जीतता है, मिलता है, जब वो गले लगाता है आमिर खान को, और ऐसे क्लोजर एक मिल जाता है। नहीं, क्लोजर नहीं, ऑडियंस रोती है उस पर, और उस रोने में खुशी मिलती है। एक इमोशन का बहुत भयंकर रिलीज होता है। अच्छा। हाँ, जो कि आपको बहुत लाइट फील कराता है। मैं नहीं रोया था तारे ज़मीन पर। क्या हुआ है? ये दिस इज स्ट्रेंज। खैर अपनी लेवल ऑफ सेंसिटिविटी है। हाँ। तो मैं जैसे बड़ा इजीली रो पाता हूँ। अच्छा। फटाफट से मैं रियल स्टील देख करके रो पड़ा था कि लास्ट में जब वो अपने फादर को देखता है बच्चा, और वो लास्ट की फाइट चल रही होती है। इट्स नॉट दैट मुझे रोना नहीं आता है। ऑफिस में जब माइकल लीव्स, ऑफिस जो टीवी सीरीज है, तो उसमें जब माइकल छोड़ के जाते हैं ना, तो द वेरी फैक्ट दैट आई क्राइड वाज बिकॉज कि जब वो एक्चुअली में जब शूट हो रहा था ना, तो वो एक्टर्स दे वर नॉट एक्टिंग, एंड आई कुड फील इट जब मैं उसे देख रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली में सैड थे। दैट सिचुएशन टच्ड यू नो। वो आगे सीजन कंटिन्यू करना चाहते थे, वो चाहते थे कि और टाइम के लिए माइकल रहे शो में, बट द फैक्ट दैट ही लेफ्ट वाज एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन। तो वो लोग सेट पे आए थे, तो उन्हें एक्चुअली रोना कंट्रोल करना पड़ता था। अभी भी मेरे को सैड फील हो रहा है वो सोच के। रोना कंट्रोल करना पड़ता था शूट करने के लिए, कि वो शूट कर पाए सिर्फ उस चीज़ के लिए। एंड आई थिंक उसी वजह से मेरे को भी रोना है। हाँ, वो एक कैथारसिस मिला ना रोने के बाद। अच्छा लगा नहीं लगा? हाँ, अगले दिन अच्छा लगा सुबह उठ के। काफी हल्का फील होता है। हाँ, वो चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। एंडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ फिल्म। जहाँ अब फिल्म में क्या कहा जा रहा है, आप वो बात कहते हैं लास्ट में आकर के। जी। जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई, जब मारा राम जी ने रावण को। और एंडिंग कुछ ऐसी कि ऑडियंस सबकॉन्शियसली एंटिसिपेट कर पाए कि हाँ, ये एंड होगा। मुझे पता है कि इंडिया उसमें चकदे में जीतेगी, लेकिन इन नो सेंस मुझे नहीं लगता कैसे जीतेगी। पता तो वो जो हाउ की जर्नी है, क्या वो फिल्म दे पा रही है? क्या वो स्क्रिप्ट, क्या वो स्टोरी दे पा रही है कि ऐसा होगा? मेरे अंदर की इच्छा है। अब वो एंडिंग सैड हो, हैप्पी हो, वो अलग चीज़ है। कभी कभार चल जाए, कभी ना चल पाए, बात अलग है। लेकिन एंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। इट जस्ट ये तो सही बात गिव्स व्हाट यू वांट टू से। जी। तो एक ये
एस्पेक्ट आता है। और जैसे एक पहले हमारी बातों में वो चीज़ आ गई कि मीडियम जो है क्लियर होना चाहिए कि वो विजुअल मीडियम दे रहा है आपको, जो फिल्म है या फिर नॉवल है तो वो एक थॉट के थ्रू बात कह रही है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही कोर है। और अगर कोई इन पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, क्योंकि टाइम शायद नहीं है इतना, तो इसको समराइज़ करते। लेकिन मेरे को एक चीज़ जाननी है इसमें कि आप अगर कहानी जब हम लिखते हैं, जैसे थिएटर का जो प्ले होता है उसमें डायलॉग्स आते हैं और बीच बीच में ब्रीफिंग आती है, लेकिन हम इसको स्क्रीन प्ले में लेकर के आते हैं तो वो डिफरेंट तरीका हो जाता है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको क्राफ्ट की समझ है, सारी चीज़ें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस चीज़ को ड्राफ्ट कैसे करते हैं प्रॉपरली, लिखा कैसे जाता है। तो वो जानना चाहूँगा कि एक आदमी उसको किस तरह से स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट कर सकता है, क्या उसके टूल्स क्या हैं, क्या ज़रूरी है उस चीज़ में, तो आप थोड़ा सा बताओ। मैंने तो स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखना। ओके। मुझे बेसिक फॉर्मेट पता था। एंड अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो यही होगा कि आप स्क्रिप्ट्स पढ़ें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं ईजिली, फिल्म्स की स्क्रिप्ट, और साथ में वो फिल्म देखना शुरू कर दें कि मतलब एक तरफ आपने स्क्रिप्ट खोल रखी है और एक तरफ फिल्म चल रही है। तो जब आप वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आप एक तो ये देख लेंगे कि जो स्क्रीन राइटर ने लिखा है वो कितना फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन उसका रेशियो कितना है, तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैं बिलीव रखता हूँ कि जो स्क्रिप्ट पे है वही स्क्रीन पे दिखना चाहिए मैक्सिमम टाइम, ऑल्दो अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स प्रेफर कोलैबोरेशन, एंड जो सेट पे निकल के आता है वो एक्चुअली स्क्रिप्ट से बेटर होता है। अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जोकर बाय टॉड फिलिप्स। एंड द टूल्स दैट आई यूज़ बहुत ही ईजिली अवेलेबल, फाइनल ड्राफ्ट। उसका फाइनल ड्राफ्ट क्या? फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने फॉर्मेट की बात की ना, तो उसमें ये है कि वो आपके लिए फॉर्मेट को काफ़ी इजी कर देता है। तो उसमें आपको बार बार स्पेस बार दबाने के लिए, डायलॉग लिखने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। मतलब हर फिल्म की स्क्रिप्ट का यू टॉक अबाउट कहाँ पे है सिचुएटेड वो सीन, दैट इज़ इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, और देन यू specify the location and then you specify the day, the time, whether it's day, night, evening, dawn, जो भी है। उसके बाद आप एक्शन लिखते हैं जो कि मतलब सीन में क्या हो रहा है, ओके, मतलब each and every detail should be there कि मतलब कब उठाया, विजुअली उसको लिखते हैं कि हाँ कि हम उसको जब रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन में शूट करेंगे तो उस हिसाब से हमें सारे इनपुट्स उससे मिल जाए कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ। जी जी जी। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और उसके बाद जैसे ही आपने एक्शन लिख लिया कि इस सीन में ये हो रहा है, ऊपर ऊपर मोटा मोटा आपने बता दिया, ये कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, एंड देन यू जस्ट राइट लाइक इफ देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड उत्कर्ष, देन आई विल डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड देन राइट दिस इज उत्कर्ष, सो दैट इमेज बन गई है जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में कि दिस इज़ व्हाट उत्कर्ष लुक्स लाइक और दिस इज़ हाउ उत्कर्ष विल कन्वर्स। तो वो एक बेसिक इमेज बन गई। उसके बाद कम्स डायलॉग। फाइनल ड्राफ्ट या किसी भी स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने एक टैब दबाया, टैब बटन जो कीबोर्ड पे होती है, एंड इट ऑटोमेटिकली स्विचेस टू जहाँ पे डायलॉग का स्पेस होता है। वो सारी फॉर्मेटिंग उस हिसाब से हो रखी है। हाँ, आप उसको पता है कि इसके बाद क्या लिखना है, उस सॉफ्टवेयर को पता है, वो बनाया इसीलिए गया है कि आपने जैसे ही डेट, टाइम, डे सब लिखा, आपने एंटर दबाया तो वो एक्शन पे स्विच हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने एंटर दबा के टैब दबाया तो वो डायलॉग पे स्विच हो जाएगा। आप डायलॉग लिख लिया आपने, तो उसको पता है कि अब आप डायलॉग लिख रहे हैं। एंड अगर आपने कैरेक्टर्स मेंशन कर दिया है, एक बार कैरेक्टर मेंशन कर दिया तो वो फीड हो जाएगा, वो भी जानेगा कि हाँ कि अब अगला कैरेक्टर ये बोलना चाह रहा है, तो वो कैरेक्टर्स भी रिकमेंड कर देगा आपको। फिर आप एंटर दबाएंगे, फिर आती हैं ट्रांजिशंस जो कि राइट साइड पे लिखी जाती हैं। फेड टू, कट इज, फेड इज धीरे से फेड होके। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है जो सबको पता होंगी। तो उसके बाद फिर वैसे ही नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो जाता है, एंड आई थिंक यही फंडामेंटल्स हैं जिसके बेसिस पे आई थिंक कोई भी स्क्रिप्ट बहुत आसानी से लिख सकता है। मतलब ये फॉर्मेटिंग है उसकी बेसिकली ना, कि हाँ कि आपको अगर कहानी की समझ है कैसे लिखना, तो इस ये एक फॉर्मेट है जो फिल्मों में जो एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, अक्सर चलता है, और लिख करके आपको शूटिंग के वक्त मैंने देखा इजी हो जाता है, बहुत इजी। हमें जो स्क्रीन प्ले दिया जाता है उस हिसाब से, हाँ, बिकॉज उसी के बेसिस पे देन हम शॉर्ट डिवीजन करते हैं, उसी के बेसिस पे हम शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने स्क्रिप्ट में यहाँ पे इंटीरियर लिखा है
तो रिक्वायरमेंट्स इंटीरियर के हिसाब से होगी, लाइटिंग इंटीरियर के हिसाब से होगी, और हर सीन का ही एक अलग से डॉक्यूमेंट बनता है। ये आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे मूवी का प्री प्रोडक्शन बंडल कैसा दिखता है, तो उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन होगा कि हर सीन का कैसे अलग से एक डॉक्यूमेंट बनता है, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सीन में लाइट क्या लगेगी, सीन में प्रॉप्स क्या लगेंगी, कौन से एक्टर्स को आना है इस दिन, फिर उसी हिसाब से हम कॉल शीट्स वगैरह चीज़ में चली जाएगी। ओके ओके ओके, काफ़ी मज़ा आया उत्कर्ष आपसे बात करने में। आए तो रही नहीं, मजाक की बात नहीं, बहुत अच्छा था। हाँ, मैं एक्चुअली जब मतलब ऐसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी वैल्यू गेन की मैंने। आई होप नहीं, द फीलिंग इज म्यूचुअल, एब्सोल्युटली म्यूचुअल, बिकॉज ये स्क्रीन प्ले वाले की चीज़ के बारे में मेरे को जानना था कि कैसे आप इसको प्रॉपरली एक फिल्म के फॉर्मेट में उसकी लैंग्वेज में लिखते हैं। आई विल चेक द सॉफ्टवेयर फॉर श्योर। ऑसम, ग्रेट, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो yeah, that was it. That was our first conversation on this channel. Hope you enjoyed it. If you did, if you did, then please like, subscribe, Utkarsh Bhatia, and we'll see you next time, probably with another gentleman or a gentlewoman. मैंने अपने आप को जेंटलमैन सुना। जी जी जी। ओहो। So see you guys. Bye bye. इधर बाय करो। इधर मिलते हैं जल्दी नज़दीकी सिनेमा घरों में।